इफ़ देयर कुड बी अ क्रिश्चियन बॉम्ब, अ जूइश बॉम्ब, अ हिंदू बॉम्ब, देन व्हाई नॉट अ मुस्लिम बॉम्ब। अगर भारत ने एटॉमिक बॉम्ब का तजुर्बा कर लिया तो हम घास खाएंगे लेकिन एटमी क़ुव्वत हासिल करेंगे। ये अल्फाज हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और आज के दिन की यादगार है 28 मई 1998 की यादगार। 28 मई 1998, आज से 26 साल पहले एग्जैक्टली, जब चागई बलोचिस्तान के मुकाम पे पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके भारत से स्टेलमेट का आगाज़ किया और दुनिया को अनाउंस किया कि हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. और इसके साथ साथ ये भी असर्ट किया कि अब इस खित्ते के अंदर कन्वेंशनल वॉर नहीं हो सकती। तो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बनने पर मजबूर किया, और इसके बाद के इम्प्लिकेशंस क्या थे और कैसे पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी हासिल की। आज ज़रा इस पर बात करते हैं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद देने के लिए चीन और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि दोनों आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की रियासतें हैं, लेकिन इनके दरमियान में कॉमन जो था वो एंटी इंडिया फ़िलासफ़ी भी रही है। उसकी वजह है कि हमने ये देखा कि 1964 में, इससे पहले जब 62 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, तो 64 में चीन की तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत ने भी ये फील किया कि उनको भी टेस्ट करना चाहिए, और भारत के टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने ये फील किया कि उनको भी टेस्ट करना चाहिए। तो ये एक चेन रिएक्शन था, और इसकी राह हमवार करने के लिए अमेरिका ने कैसे साथ दिया, ज़रा ये सुन लें। तो सबसे पहले एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम जो 1954 में आइजनहावर के अंडर शुरू होता है, वो पाकिस्तान को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में एग्जीबिशंस रखी जाती हैं एटम्स फॉर पीस के नाम से, और लाखों लोग इसको अटेंड करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। उस वक्त आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे और पैदावारी क़ुव्वत क्रिएट की जाएगी एटॉमिक पावर से। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि कल को इससे एटॉमिक बॉम्ब तैयार करके इस खित्ते के अंदर एक स्टेलमेट पैदा हो जाएगी, एक वॉर जोन बन जाएगा। पाकिस्तान और भारत दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो होता इस तरह से है कि एटम्स फॉर पीस के अंडर पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलती है किसी हद तक। इसके बाद में PCSIR कायम की जाती है 1954 के अंदर, जो कि पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। आज भी इसके नाम से पाकिस्तान में लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियाँ आपको मिलती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं मुझे कोई ख़ास पता नहीं है। आगे चल के अगर बात करें तो पाकिस्तान में अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में 1955 का मुआहदा होता है, और दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि हम सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड अगर बात की जाए तो इसी तरह से पाकिस्तान को 1956 के अंदर हमने ये देखा कि US में बहुत से साइंटिस्ट को ट्रेन किया गया, पाकिस्तानी साइंसदानों को, कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। साथ साथ ये कि पाकिस्तान को फिसाइल मटेरियल भी मिला और रिएक्टर्स भी मिले, और पाकिस्तान ने फिर PAEC की बुनियाद रखी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की 1956 के अंदर, और उस वक्त तक 150 साइंसदान इसमें काम कर रहे थे। इसके बाद में हमने ये देखा कि 1960s तक तो ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भुट्टो साहब चूँकि डिक्टेटर अयूब खान साहब की काबीना का हिस्सा थे, तो उन्होंने अयूब खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश शुरू कर दी कि हमें एटॉमिक बॉम्ब भी चाहिए, लेकिन अयूब साहब ने कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। माइंड यू के भुट्टो साहब का वॉर जिंगोइज्म जो था वो अयूब खान से भी बहुत ऊपर था। 1965 की वॉर की भी अगर बात की जाए, उसकी तारीख पढ़ी जाए, तो भुट्टो साहब उन शख्सियात में से सबसे आगे थे जो कि अयूब को कन्विंस कर रहे थे कि आप मेरी बात मानें, हम कश्मीर छीन लेंगे इनसे गुरीला वॉरियर वहाँ भेज के। लेकिन हुआ क्या, वो सब आपके सामने है। तो यहाँ भी भुट्टो साहब का जो जंगी जज्बा था वो सर चढ़ के बोल रहा था, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें हर सूरत बम बनाना है। तो इस तरह से 60s में पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन ग्रेजुअली शिफ्ट करना शुरू करता है। जब 64 में चीन की तरफ से टेस्ट किया जाता है, भुट्टो साहब समझ जाते हैं कि अब भारत भी टेस्ट करेगा, इसीलिए हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो इस तरह से भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं 1963 में, और इसके बाद वो हाई लेवल की इंगेजमेंट्स का आगाज़ शुरू कर देते हैं। और यही वो टाइम है कि अब्दुल सलाम साहब को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, जो कि पाकिस्तान के एक नोबेल लॉरिएट हैं, जिनके नाम पर आज पाकिस्तान में इतनी नफरत है कि उनके नाम पर साइंस फेस्टिवल भी करने नहीं दिया जाता। हालाँकि वो पूरी दुनिया में मशहूर ज़माना साइंसदान है जिन्होंने फ़िज़िक्स में इतना कंट्रीब्यूट किया है, तो उनकी खिदमात ली जाती हैं। और साथ साथ ये कि पिंस्टेक की बुनियाद रखी जाती है, यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ अब्दुल सलाम साहब जो कि कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे, उस दौर में नोबेल लॉरिएट तो नहीं थे, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 500 फिजिसिस्ट को चूज़ करते हैं पाकिस्तान में से, और उनको US और UK ट्रेनिंग्स पर भेजते हैं। उसके साथ साथ वही इशरत उस्मानी साहब को PAEC में लेकर आते हैं और उनको हेड लगाते हैं PAEC का। और हमने ये देखा कि ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड 1972 में भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की बुनियाद रखते हैं। यानी कि पहले पीसफुल पर्पज़ था, लेकिन 72 में आके वेपनरी तश्कील देने के लिए भी फुल स्केल काम शुरू हो जाता है। 1974 के अंदर PAEC वेपन ग्रेड प्लूटोनियम पे काम शुरू कर देती है। और इसी तरह हमने ये देखा कि 1972 में अब्दुल सलाम साहब को चीन भेजा जाता है भुट्टो साहब की तरफ से, और चीन जाके वो वहाँ के सदर चो एन लाई से मुलाकात करते हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प मांगते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इसी एग्रीमेंट, जो कि कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था चीन के साथ जो हुआ,
होगा। इसी के तहत 1980s के अंदर तारीख़ ये बताती है कि पाकिस्तान को जो है वो यूरेनियम देकर भेजा गया था चीन की तरफ से। और ये 1982 की बात है जब C-130 तैयारों में मेटालिक बॉक्सेस के अंदर भर के यूरेनियम पाकिस्तान आया, और आया कहाँ से? चीन से। तो आप हिसाब लगाइए कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान को एक हद से अपीज़ कर रहे थे कि आप अगर इस कैपेबिलिटी को एक्वायर करते हैं तो हम आपके रास्ते में कोई बड़ा रोड ब्लॉक नहीं बनेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका को पता ही नहीं था पाकिस्तान ने बॉम्ब बना लिया, चीन को पता ही नहीं था पाकिस्तान ने बॉम्ब बना लिया, तो ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ का उनको पता था, डॉक्यूमेंटेड थी, लेकिन वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे थे वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 1970s की मैंने आपको बात बताई। जनवरी 1972 को सबसे अहम मीटिंग होती है जिसका नाम मुल्तान मीटिंग था। इसमें प्लूटोनियम की एनरिचमेंट पर काम शुरू करने का मुआहदा होता है, और ये वो टाइम है जब 65 वॉर लड़ने के बाद जब अमेरिका से सारा सामान जंगी हमने लेके लिया तो रूस के अगेंस्ट, लेकिन महाज हमने हिंदुस्तान पे खोल दिया तो अमेरिका ने हम पे आर्म्स की सैंक्शंस लगा रखी थी, यानी कि हमें हथियार नहीं मिल रहे थे। तो भुट्टो साहब ने कहा कि हमें तेज़ी से ये काम करना है क्योंकि ना हमारे पास हथियार हैं, ना अमेरिका हमें वेपन दे रहा है, और इस वक्त अगर भारत टेस्ट कर ले तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। उससे बचने के लिए वी हैव टू गो टूवर्ड्स टेस्टिंग अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आगे चल के मुल्तान मीटिंग के बाद हम ये देखते हैं कि अब्दुल सलाम साहब का एटीट्यूड ग्रेजुअली चेंज होने लगता है। वो इसीलिए कि 74 के अंदर भुट्टो साहब की तरफ से इस्लामिक टच की पॉलिटिक्स का आगाज़ हो चुका था, और उस वक्त तक आके उन्होंने सेकंड अमेंडमेंट करके अहमदीज़ को काफिर डिक्लेयर करवा दिया, और चूँकि अब्दुल सलाम साहब भी अहमदी थे तो इसीलिए ग्रेजुअली उनका एटॉमिक पावर के ऊपर भी व्यू ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू हो गया। और पहले वो इतना अपोज नहीं करते थे एटॉमिक बॉम्ब को, लेकिन बाद में अब्दुल सलाम साहब खुल के इसकी मुखालिफत करना शुरू हो गए और भुट्टो साहब को कहीं और देखना पड़ा। तो ये बात है 1974 की, जब नीदरलैंड से एक ख़त भुट्टो साहब को मौसूल होता है। वो ख़त लिखने वाले थे अब्दुल कदीर खान साहब, और जो कि काम कर रहे थे यूरेनियम एनरिचमेंट कंसोर्शियम के अंदर जिसका नाम है यूरेनको, नीदरलैंड्स के अंदर। तो वहाँ पर उनके पास एक्सेस थी सेंट्रीफ्यूजेस को लेके, प्लूटोनियम की एनरिचमेंट को लेके, प्रोसेसेस के ऊपर। तो वो भुट्टो साहब को ये अश्योर करते हैं कि अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करें सो वी कैन एनरिच यूरेनियम इंडिजनसली, पाकिस्तान के अंदर इसको डेवलप कर सकते हैं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप वहीं रहिए, आप इसको क्लोजली स्टडी करें, वी विल श्योरली टेक योर असिस्टेंस। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में तब्दीली आती है, प्लूटोनियम से जो है वो हम जाते हैं यूरेनियम की तरफ, और एनरिचमेंट का आगाज़ शुरू हो जाता है, और एनरिचमेंट करने का प्रोग्राम कैसे सेटअप करना है इसका आगाज़ शुरू हो जाता है। तो इसके बाद में हमने ये देखा कि मिड 1970s के अंदर एक येलो के एक प्लांट सेट किया जाता है जिसका नाम था बगलचर डीजी खान प्लांट, डीजी खान के अंदर साउथ पंजाब में, और साथ साथ गैस सेंट्रीफ्यूज का एक प्लांट कहूटा में सेट किया जाता है। ये वही प्लांट है जो कल को जाके कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद में हमने ये देखा कि डॉक्टर AQ खान लैब्स इसका नाम रखा गया था। तो 1976 में AQ खान लैब्स भी काम कर रही थी, दूसरी तरफ PAEC काम कर रही थी, लेकिन AQ खान की और PAEC के दरमियान कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए दोनों आपस में भी कम्पीट कर रहे थे कि हम दोनों में से कौन पहले इस फीट को अचीव करता है। तो हमने ये देखा कि अब्दुल कदीर खान साहब फिर पाकिस्तान आए नीदरलैंड से, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर पूरी दुनिया से इक्विपमेंट परचेज़ करने का आगाज़ शुरू किया अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके। और साथ साथ ये कि जो PAEC था वो ये बताता है कि हमने पहला न्यूक्लियर वेपन जो था वो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते हुए 1978 में बना लिया था। 1978 में, भारत ने 74 में, हमने 78 में। इसकी डिक्लेरेशन, असर्शन, प्रोक्लेमेशन या फिर इसका ऐलान बहुत देर बाद सामने आया, वो और बात है। और इसी तरह समर मुबारक मंद जो कि पाकिस्तान के एक बड़े नामवर साइंसदान हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हमने पहला कोल्ड टेस्ट कर लिया था 1983 में। तो 83 में कोल्ड टेस्ट हो गया, और पहला जो वेपन सिस्टम था वो 1978 में बन गया। अभी और बात है कि पाकिस्तान 98 में जाके अनाउंस कर रहा है, लेकिन उस वक्त इसलिए नहीं किया कि हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान जंग चल रही थी, हम अमेरिका का साथ दे रहे थे और बहुत ज़्यादा डॉलर बाहर से फ़्लो कर रहा था। तो इसीलिए हमारे प्यारे ज़ियाउल हक़ साहब ने सोचा कि इस वक्त अगर हमने सच बोल दिया ना अच्छा मुसलमान बन के तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए खामोशी रहो और पहले अच्छी तरह डॉलर समेट लेते हैं, उसके बाद ऐलान करेंगे। तो ऐलान बाद में हुआ, और 1983 में पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट कर लिया। इसी तरह अब्दुल कदीर खान साहब भी क्लेम करते हैं कि जो कहूटा रिसर्च लैब है उसने भी 1984 में अपना कोल्ड टेस्ट कर लिया था। तो आगे बढ़ते हुए 1995 तक पाकिस्तान ने जो मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी है वो भी अचीव कर ली थी। तो एक ये चीज़ है कि आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, वॉर हेड की शक्ल में कैसे लेके आना है, उसमें पाकिस्तान को मज़ीद टाइम लगा। और तारीख़ ये बताती है कि 1995 में PAEC ने मिसाइल डिलीवरी कैपेबिलिटी भी अचीव कर ली थी, और 1995 तक यानी कि पाकिस्तान एक फुली एटॉमिक वेपनरी इक्विप्ड कंट्री बन चुका था। तो आगे बढ़ के हमने ये देखा कि 11 मई 1998 को हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए, बाद में 2 और न्यूक्लियर टेस्ट किए,
और हमने ये देखा कि इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस किया कि भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुका है। 2 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब के अंडर एक मीटिंग शुरू होती है और उनको कहा जाता है कि आप फ़ौरन बलूचिस्तान पहुँचें, टेस्ट साइट के ऊपर हम भी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट साइट के ऊपर समर मुबारक मंद साहब पहुँचते हैं और चागई बलूचिस्तान में, और इससे पहले PAF की तरफ से C-130 तैयारों के अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। F-16s उसको एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं सिक्योरिटी के लिए। कोयटा उसको ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से उसको हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और हेलीकॉप्टर चागई में लैंड करते हैं और तैयारी की जाती है टेस्ट करने की। अब जो 27 मई की रात है, उस रात बड़ी ड्रामेटिक डेवलपमेंट होती है। वो डेवलपमेंट ये थी कि अमेरिका में उस वक्त रात थी, 28 मई की सुबह पाकिस्तान में हो चुकी थी और नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको एक कॉल मौसूल होती है और वो कॉल थी दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन साहब कॉल करके तकरीबन गिड़गिड़ाते हैं कि आप टेस्ट ना कीजिएगा। अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी कुव्वत ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली, जिस तरह के आजकल मीम्स बनते हैं या थंबनेल बनते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, कोट एंड कोट लिखा हुआ है, बेग्ड हिम नॉट टू डेटोनेट अ वेपन, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़े कि प्लीज़ आप डेटोनेशन ना कीजिएगा। 30 मिनट की ये फ़ोन कॉल थी और इस फ़ोन कॉल के दौरान थ्रेटन भी किया गया। बिल क्लिंटन ने यह कहा कि भारत तो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, हम नुकसान पहुंचाएंगे सैंक्शन लगा के। जितनी एड आपको मिल रही है वो सब बंद हो जाएगी, बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ये काम मत कीजिए। नवाज़ शरीफ साहब ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि $5 अरब का मुझे पैकेज ऑफ़र किया गया बिल क्लिंटन की तरफ से। ये ऐलान उन्होंने लास्ट ईयर किया था वैसे, और ये कन्फर्म नहीं है वैसे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि $5 अरब मुझे ऑफ़र हुए थे कि ये पैसे रख लीजिए, इसके साथ साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे, लेकिन टेस्ट ना कीजिए। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट करता है कि क्लिंटन ने कहा कि इफ़ यू डोंट डू द टेस्ट इट विल बी अ चेंज रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम आपको मुआशी तौर पे हेल्प करेंगे, आपकी सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ बनाएंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन ये टेस्ट ना कीजिए। तो नवाज़ शरीफ साहब ने आगे से ये कहा कि द फेलियर ऑफ द वर्ल्ड टू पनिश इंडिया मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू फॉलो सूट, इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स नाउ। उन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत को नहीं रोक सके टेस्ट करने से और पूरी दुनिया भारत को सज़ा नहीं दे सकी न्यूक्लियर टेस्ट करने के नतीजे में, तो फिर हमसे भी ये मुतालिबा ना कीजिए। अब ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, टेस्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। 30 मिनट की कॉल बंद होती है, बिल क्लिंटन साहब सोने चले जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है, और नवाज़ शरीफ साहब टेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान में उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट की करतूत थी, उसके तहत इस सारी कन्वर्सेशन को ही वाइट वॉश करके कहा गया कि नहीं, नवाज़ शरीफ साहब ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो टेस्ट करना चाह ही नहीं रहे थे, असल में तो हमने किया था। तो ये भी वही चीज़ है जो कि आपको हमेशा बताई जाती है कि पाकिस्तान की तारीख़ पे जो ऑफिशियल बयानिया हो उसको कभी तस्लीम ना करें, टेस्ट वही है ट्रूथ का। जी, अब ये तो सब तारीफ को पता है, आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। 28 मई 1998 का दिन आता है, 3:16 को पाकिस्तान 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को डेटोनेट करता है चागई बलूचिस्तान के अंदर, और पूरी दुनिया में ये फुटेज जाती है PTV के ऊपर जो नशर हुई पहाड़ की, और साथ साथ ये कि ऐलान होता है कि पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत हासिल कर ली है और अब हम भारत के साथ स्टेलमेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद क्लिंटन साहब कहते हैं कि दिस रीजन हैज़ बिकम द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इससे पहले जिस तरह से इसराइल ने इराक़ में न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे, तो ये कहा जा रहा था कि शायद उनका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन वो इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह का प्लान हिस्ट्री ये बताती है कि इसराइल और हिंदुस्तान मिल के भी तश्कील दे चुके थे। जामनगर की एयरबेस से इसराइली तैयारों ने उड़ना था और कहूटा पे आके अटैक करना था, ताकि पाकिस्तान ने जो कुछ भी डेवलप किया वो बनने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन इस प्लान का US ने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए पोल खोला और पाकिस्तान को कन्वे किया और इंडिया को और इसराइल को वार्न किया कि ये हरकत ना करना। और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत और इसराइल की तरफ से जो प्लान था कि पाकिस्तान टेस्ट ना कर पाए, उसको अमेरिका ने नाकाम बनाया। ये भी आप सुन लीजिए, और ये तारीख का हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये कि ये दोनों टेस्ट तो हो गए, लेकिन इसके बाद जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उस पर सवालिया निशान इसलिए था कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, यानी कि 1968 का जो NPT का अग्रीमेंट है, जिसके तहत कोई भी मुल्क न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं कर सकता, उस पर बैन है। इसको बहुत से कंट्रीज़ ने, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने, 200 के करीब ममालिक ने साइन कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान, इसराइल और भारत ने इसको साइन नहीं किया। इसीलिए आज तक ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अग्रीमेंट का हिस्सा बनने से इनकार किया। क्यों किया ये सुन लें कि सबसे पहले भारत
भारत ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1968 से पहले जिन 5 मुल्कों ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हासिल कर लिए थे वो हलाल हैं और उसके बाद वाले हराम हैं, क्योंकि लॉ वाकई ये था कि 68 से पहले अगर आपने बॉम्ब बना लिया है तो आप कर सकते हैं एनरिचमेंट, लेकिन इसके बाद कोई बॉम्ब नहीं बना सकता। तो भारत का बयानिया ये था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उसकी वजह है कि या तो आप उनसे भी छीनें और ख़त्म करें या फिर बाकियों को भी करने दें। और पाकिस्तान की कंडीशन बहुत फ़नी है। पाकिस्तान की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि पहले भारत साइन करे फिर हम करेंगे। अगर इंडिया ने साइन ना किया तो हमने भी नहीं करने, सीधी बात है। हमारा NPT को साइन करना इंडिया के साइन करने से मशरूत है। तो ना हिंदुस्तान ने साइन किया ना पाकिस्तान ने साइन किया। और साथ साथ ये कि अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी ना होने के हवाले से भारत ने कमिट कर रखा है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो हिंदुस्तान सबसे पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये ऑफिशियल कह लें अनऑफिशियल कह लें, इस तरह की चीज़ों का कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इससे पहले ये बता चुका है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। और इसका मतलब ये है कि अगर कन्वेंशनल वॉर भी भारत से आगाज़ की जाती है पाकिस्तान के ऊपर तो वी कैन यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और उसकी वजह यह है कि हमारी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस एंडेवर फॉर दिस इंटायर रीजन एंड द वर्ल्ड एज वेल। अब आ जाए इम्प्लीकेशंस के ऊपर। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता हूँ कि बिल्कुल भी न्यूक्लियर एनर्जी होनी नहीं चाहिए दुनिया के ऊपर, इसको वाइप आउट कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बीइंग रियलिस्टिक हमेशा इसका ये मतलब नहीं होता कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी, बल्कि इसको किसी सेफ गार्ड के अंडर ला के आप रैशनली भी रख सकते हैं। और इस पर थ्योरेटिकल काम भी हो चुका है। जिस तरह से स्ट्रक्चरल रियलिज्म की अगर मैं बात करूं तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में केनेथ वॉल्ट्ज जो कि फ़िलासफ़र हैं, उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग टेक है इसके ऊपर जो मुझे हमेशा पसंद भी आया है। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि इससे अमन बहाल रहेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो दुनिया में पीस लेके आती है। यानी कि जितने एटमी हथियार बढ़ेंगे उतना पीस बढ़ेगा। उसकी वजह है कि अगर 2 मुल्कों के पास एटमी हथियार आ चुके हैं तो उसके बाद जंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जंग का आगाज़ हुआ तो दोनों ममालिक को पता है कि हम दोनों ही नहीं बचेंगे। इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कोई स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं उनको पता होगा, इसको म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि मैड थ्योरी कहा जाता है। कि मुझे भी पता है कि अगर मैंने आप पे जंग मुसल्लत की तो आप मेरा शदीद नुकसान कर सकते हैं, आपको भी पता है कि आपने मुझ पे जंग अगर लगाई तो मैं आपको तबाह कर सकता हूँ। तो म्यूचुअली अश्योर्ड हैं कि दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसीलिए जंग ख़त्म हो जाती है। और इसकी बेसिस जो वो बताते हैं, तो जब भारत और पाकिस्तान ने टेस्ट किया तो वॉल्ट्स ने यह कहा कि नाउ स्टेबिलिटी इन द कॉन्टिनेंट इज़ मेंटेन्ड एंड देयर वोंट बी एनी कन्वेंशनल वॉर्स। कि अब इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर अचीव हो गया है, आइंदा से कन्वेंशनल वॉर्स नहीं हुआ करेंगी। और कारगिल वॉर को निकाल के अगर हम देख लें तो वाकई ऐसा हुआ कि लेट 90s के बाद कोई फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर इसीलिए नहीं हो सकी, 2024 आ गया है, कि भारत को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन कंट्री एंड आवर ओन पॉपुलस। और इसकी बेसिस इस फिलॉसफी की ये है कि वो ये कहते हैं, वॉल्ट्स ये कहता है कि दरअसल जो स्टेट है वो रैशनल एक्टर होती है और वो इंटरेस्ट सीख करती है, और न्यूक्लियर वॉर किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होती, इसीलिए ये शुरू नहीं हो सकती। वो यहाँ तक भी कहती है कि अगर रोग स्टेट जैसे नॉर्थ कोरिया है उसके हाथ भी ये टेक्नोलॉजी लग जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुसाइडल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने बेनिफिट के लिए इसको ऑप्टिक्स के तौर पर तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन डेटोनेट नहीं कर सकते। और यही हमने देखा किसी हद तक। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक थ्योरी है जो कि हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। और हमने इसकी मिसाल यहाँ देखी कि जब मुंबई अटैक्स हुए, पाकिस्तान को गिल्टी करार दिया गया लेकिन उसके बावजूद वॉर का आगाज़ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, हमने भारत का नाम लिया लेकिन कन्वेंशनल वॉर मुसल्लत नहीं की बिकॉज ऑफ मैड थ्योरी। इस सारे सूरत हाल में अब्दुल कदीर खान साहब का, मुशर्रफ साहब का क्या रोल रहा, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और उनके करियर में कौन कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आपको हम सुनाएंगे तो आप हैरत से परेशान हो जाएंगे। वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल इसे कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि इस खित्ते के अंदर आज के दौर में थ्रेट क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के बायस, और वो थ्रेट बहुत ज़्यादा संगीन है। बेशक ये सारी थेरीज़ तो कहती हैं कि इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आइडियल्स आर पीसफुल बट हिस्ट्री इज़ वायलेंट, कि हमारे अकायद और हमारे नज़रियात में तो पीस अचीव करना एक बड़ा गोल होता है, लेकिन तारीख़ सिर्फ़ और सिर्फ खून से भरी है। 2019 की बात सुन लीजिए कि फरवरी 2019 में जब अभिनंदन साहब यहाँ पर आए थे और एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कन्फ्रंटेशन का माहौल बन गया था, उसके बाद हमने ये देखा कि माइक पोम्पेयो जो US स्टेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि द वर्ल्ड डज़ नॉट नो अबाउट द फैक्ट दैट पाकिस्तान एंड इंडिया केम वेरी क्लोज to a nuclear conflagration. Former US Secretary of State Mike Pompeo has dropped a bombshell, claiming Pakistan was planning a nuke attack after the 2019 Balakot surgical strike. In February 2019, उन्होंने कहा दुनिया को इल्म नहीं है, हमें मालूम है कि 2019 में पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब खड़े हुए थे, हमने रुकवाया है सूरत हाल को। उन्होंने कहा कि हमने फिर असल आदमी को फ़ोन किया जो कि बाजवा साहब थे, और उन्होंने कहा
क्या आप प्लीज़ रुक जाएं। लेकिन वो ये भी रिपोर्ट करते हैं, पॉम्पेयो ने कोट अनकोट कहा, पाकिस्तान हैड बिगन टू प्रिपेयर अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, कि पाकिस्तान ने नुक्लियर हमला करने का तैयारी का आगाज़ कर दिया था, हमने इंटरवीन करके रुकवाया। वी वर दिस क्लोज टू अ मैसिव कैटास्ट्रफी दैट यू कांट इवन इमेजिन कि वो किस लेवल की डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो अगर इस खित्ते के अंदर आज एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो जाए भारत और पाकिस्तान की किसी जंग में, तो क्या होगा ज़रा ये सुने। सबसे पहले नुक्लियर विंटर आ जाएगी, यानी कि इतना धुआं स्ट्रेटोस्फीयर में फंस जाएगा कि सूरज की किरण ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, फसलें तबाह हो जाएंगी। और साथ साथ साइंसदान ये कहते हैं कि इट हैज़ द पोटेंशियल, यानी कि इंडो पाक नुक्लियर वॉर हैज़ द पोटेंशियल टू किल 2 बिलियन पीपल ऑन अर्थ। दुनिया में 2 अरब लोग मर सकते हैं अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई नुक्लियर वॉर हो जाए तो। साथ साथ वो कहते हैं कि द स्मोक कुड ब्लॉक इनफ सनलाइट टू मेक टेम्परेचर्स कोल्डेस्ट सिंस द आइस एज। आइस एज जो हज़ारों साल पहले आई थी, उसके बाद सबसे सर्द टेम्परेचर दुनिया पे आ जाएंगे अगर इस खित्ते में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। साइंसदान ये भी कहते हैं कि रेन्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 80%, यानी कि इस खित्ते में 80% बारिशें होना बंद हो जाएंगी, फसल तबाह हो जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि फसल के तबाह होने से क्या होगा कि जो ये जंग जीतेगा वो भी कहत में आके भूख से उसके अवाम मर जाएंगे, क्योंकि फसल वहाँ भी पैदा नहीं हो सकेगी और दुनिया भर पे इम्पैक्ट आएगा। 20% ग्लोबल रेंज में कमी आ जाएगी, टेम्परेचर भी फॉल कर जाएगा। ये है एक पोटेंशियल नुक्लियर वॉर के हॉरर्स जो कि हो सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था ना कि आई नो नॉट विद व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, बट वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू बी अ डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं हो सकता कि चंद शख्सियात के जहन के ऊपर ये चीज़ डाल दी जाए कि आप फैसला करें कि अब कब स्ट्राइक करनी है या कब नहीं करनी। ये बहुत डेंजरस एंडेवर है। मिसाल आपको देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, उन्होंने ब्रीफिंग मांगी इस सारी सूरत हाल के ऊपर कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना आगे तक जा चुका है, उनको नहीं मिली। यूएस बुला के उनको बताया गया कि आपका प्रोग्राम की डिटेल क्या है, जो अपने मुल्क में उनको नहीं मिली। वो वज़ीर आज़म थी उस वक्त, समीउल हक साहब जो कि मौलाना साहब थे। उन्होंने ये कहा कि एक वेस्टर्नाइज वुमन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एटमी हथियारों के बारे में इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। तो ये तो पाकिस्तान में सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म पे ट्रस्ट नहीं करते। फिर यही होता है कि कारगिल हो या दीगर इस तरह के वाक़यात हों जिसमें वज़ीर आज़म को कुछ पता नहीं होता। अभी OBL ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, तब भी पता नहीं था, कभी पता नहीं हुआ करना क्या है। तो आप चंद शख्सियात के ऊपर या एक शख्सियत के ऊपर ये नहीं छोड़ सकते कि इतनी बड़ी स्ट्राइक का फ़ैसला करना आपने है, इसीलिए ये कंसेंसस से करने वाली चीज़ है। तो इसके लिए पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा सही टर्म्स में। इलेक्शन कराने वाली डेमोक्रेसी सिर्फ नहीं होती, वो हाइब्रिड स्टेट होती है जो हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक हम भारत से बातचीत का आगाज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिक्योरिटाइजेशन के स्टेट ऑफ माइंड से सोचते हैं। अगर हम ऐसा करते कि हमारे पहले रोज़ से भारत से दोस्ताना ताल्लुकात होते, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होते, तो हमें इतने पैसे डिस्ट्रॉय ना करने पड़ते सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर। हमें ख़तरा ना होता भारत की एटमी बॉम्ब से, जिस तरह हमें चीन के बॉम्ब से ख़तरा नहीं है। क्या जब चीन ने टेस्ट किया तो पाकिस्तान इनसिक्योर हुआ? नहीं हुआ। भारत के टेस्ट से क्यों हुआ? क्योंकि पहले दिन से जंगें मुसल्लत करना शुरू कर दी। आज ये सूरत हाल है कि हमारी सॉवरेनिटी की सेंस सिर्फ सिक्योरिटी से मशरूत है। गलत। आज के दौर में अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो चाहे 2000 बम में आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सॉवरेनिटी आपसे छीन ली जाएगी। आज पाकिस्तान में बिजली का बिल कितना आएगा, गैस का बिल कितना आएगा, फ्यूल कितने का पाकिस्तानी ख़रीदेगा, हर चीज़ की प्राइस आटे दाल की IMF तय कर रहा है। तो कैसी सॉवरेनिटी है हमारे पास? कौन सी सॉवरेनिटी है? कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों को ये सोचना पड़ेगा कि सॉवरेनिटी एटॉमिक बॉम्ब से नहीं आती। जापान और जर्मनी के पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन वो सॉवरन कंट्रीज़ हैं। हमारे पास है, हम सॉवरन नहीं हैं। इसके साथ साथ ये कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो एटॉमिक पावर गिव अप भी कर चुके हैं, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, काज़ाकिस्तान है। क्या हो गया उनको? तो हमने ये सोचा कि इससे हमारा सर्वाइवल है, जबकि सर्वाइवल आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ इकनॉमिक सर्वाइवल है। अगर आप IMF के मोहताज हैं तो आपकी कोई सिक्योरिटी माने नहीं रखती। आप मेरी OBL वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान चूँकि अमेरिका से एड ले रहा था, इसीलिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में आके ऑपरेशन कर रहे थे, हम उन्हें रोक नहीं पाए। हमारे पास तो बॉम्ब है, क्या फ़ायदा हुआ उस बॉम्ब का उस पॉइंट के ऊपर? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें सॉवरेनिटी को इकोनॉमिक सॉवरेनिटी समझ के उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना एंथुजियास्टिकली पाकिस्तान ने ये बॉम्ब बनाने के लिए एफ़र्ट की, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बूम लाने के लिए, IT के लिए, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है कि वहाँ पर ये एंथुजियाज़म, ये जज्बा दिखाई नहीं देता? सिर्फ यहाँ पर था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने अपने मुल्क को सिक्योर करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन इसको आगे भी लेकर जाना था। क्योंकि अगर आप मईशत को भूल गए हैं, स्टेबिलिटी को भूल गए हैं, सियासत को भूल गए हैं, जमहूरियत को भूल गए हैं, तो वो इस बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। वो आपके मुल्क को अंदर से खा जाएंगे, बाहर से कोई हमला ना भी करे तब भी। ये समझना सबसे बड़ा सलूशन है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करें, दिमागों को डेमोक्रेटाइज़ करें, फंडामेंटलिज्म ख़त्म करें। हर वीडियो के आखिर में ये कहता हूँ कि इससे बड़ा टिकिंग बॉम्ब कोई नहीं है। हम जब ये बात कर रहे हैं तब भी सरगोदा के अंदर एक मॉब लिंचिंग हुई है, क्रिश्चियन कॉलोनीज़ पे हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। इस तरह के मुल्क को कोई भारत, कोई अमेरिका, कोई यहूदी, कोई इसराइल नहीं चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपने आप को खुद ही खा जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए पीस की बात का डायलॉग शुरू करें। वो किसी दौर में अमन की आशा की बात होती थी तो उसको अमन का तमाशा कहा गया, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। किसका नुकसान हुआ? हमारे बच्चे भूखे मरे, यहाँ पर पॉवर्टी का आगाज़ हुआ, ट्रेड हम नहीं कर पाते। अभी वीज़ा वाली वीडियो आप देख लीजिए कि उसमें ट्रेड ना करना नेबरिंग कंट्रीज से एक फैक्टर है, दुनिया से ट्रेड ना कर पाना एक फैक्टर है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते। तो इस सारी चीज़ को आप एक पीसफुल मेंटालिटी की प्रेवलेंस के बगैर हल नहीं कर सकते। अदरवाइज़ न्यूक्लियर विंटर के जो थ्रेट मैंने डिस्कस किए हैं इसके बारे में सोचें और जानें कि दोबारा से ये ख़तरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। इसको रोकने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा, इस मुल्क से फंडामेंटलिज्म को ख़त्म करना होगा और हमसाया ममालिक के साथ पीस की बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई सर्वाइवल नहीं है। थैंक यू।